सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच और यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन के रिवीजन का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने कोलिजन का कुछ पार्ट पढ़ा था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा था। तो आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे सवाल करेंगे और साथ में रोटेशनल डायनामिक्स और टॉर्क के कंसेप्ट को समझेंगे और रोटेशनल डायनामिक्स के बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे। एंगुलर मोमेंटम के भी कंसेप्ट को समझेंगे। फ्रीज हो गया है लेक्चर, देखिए एक बार। कोलिजन पढ़ा था, यस, कोलिजन पढ़ा था, यस। तो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। कोलिजन पढ़ा था, यस। यस, कोलिजन पढ़ा था। नमस्कार 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 नमस्कार। तो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ आया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको दो थ्योरम भी बताया था, वो दोनों थ्योरम आपको समझ आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम बताया था, वो दोनों थ्योरम भी आपको समझ आया। कौन से थ्योरम बताया था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और उसमें सवाल भी मैंने सॉल्व करके दिए थे। आइए जरा समझते हैं। डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और रिंग अगर सेम मास और सेम रेडियस का है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फिर हॉलो स्फीयर का होता है, फिर डिस्क का होता है और सबसे कम सॉलिड स्फीयर का होता है। ऐसा क्यों, बताइए बताइए। पैरेलल परपेंडिकुलर थ्योरम आपको समझ आया था, तो ये बताइए रिंग सेम मास और सेम रेडियस, सेम मास एंड सेम रेडियस, सेम मास एंड सेम रेडियस के लिए अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं, सेम मास एंड सेम रेडियस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिंग में सारे मास कंप्लीट मास m कहां पे होता है? उसके सरकमफ्रेंस पे होता है। अगर मैं उसके सेंटर से, कहां से? सेंटर से, अगर मैं उसके सेंटर से यहां से एक्सिस पास कराऊं, देखिए ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है क्या? डायग्राम से देख के आपको समझ आएगा, सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास m r स्क्वायर। इसके कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। बताओ कितना मास? m मास। कहां पर? सारा का सारा मास r डिस्टेंस पर है, सारा का सारा मास r डिस्टेंस पर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर। अगर मैं हॉलो स्फीयर की बात करूं तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हॉलो स्फीयर का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट 2/3 mr स्क्वायर। हॉलो है तो 2/3, और सॉलिड स्फीयर अगर है, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर। और डिस्क की अगर बात करें तो डिस्क की बात करेंगे अगर आप यहां से सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ये डिस्क है मान लेते हैं, ये डिस्क है मान लेते हैं, और एक्सिस ऐसे पास कर रहा है सेंट्रल एक्सिस, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो सबसे ज्यादा किसका है? रिंग का। भाई साहब देखिए ना, रिंग का है सबसे ज्यादा mr स्क्वायर। उससे कम है देखो हॉलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर। उससे कम है डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2। 2/3 होता है 0.6। भाई ये mr स्क्वायर है, ये 0.6 mr स्क्वायर है। उससे कम ये 0.5 है, 2/5 हो जाएगा 0.4 टाइम्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये याद रख पाएंगे क्या? हाँ सर। अब मान लो अगर मैं डिस्क का ही देखूं, सॉरी रिंग का ही देखूं, रिंग का ये रिंग है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू द प्लेन, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका mr स्क्वायर बाई 2। एंड एक्सिस पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस, टच करता हुआ सरकमफ्रेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का यहां से 2 mr स्क्वायर, सॉरी रिंग का होगा 2 mr स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट है बेटा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो यही प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन, mr स्क्वायर बाई 2। और यहां से पास कराओगे
जो कि पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन है लेकिन सरकमफ्रेंस से पास कर रहा है, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये ओ से पास कर रहा है, तो आईओ हो जाएगा बेटा आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। आईसीएम बोलो क्या है बेटा, एमआर स्क्वायर बाई 2 प्लस एमआर स्क्वायर, क्योंकि डी तो आर के बराबर है, देखिए डी तो आर के बराबर है, तो आईओ हो जाएगा 3/2 एमआर स्क्वायर। हाँ कि ना सर, बात सही है। अच्छा ये 2 एमआर स्क्वायर कैसे हुआ, तो ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और दोनों के बीच में डिस्टेंस आर के बराबर, तो ये एमआर स्क्वायर और प्लस एमआर स्क्वायर, तो 2 एमआर स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अच्छा इसका मैं आपको एक विजुअलाइजेशन दिखा देता हूं। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि मान लो एक रिंग बना के मैं आपको वैसे दिखा देता हूं कि इस रिंग में किस तरीके से मैं एक्सिस पास करा रहा हूं, ठीक है ना, किस तरीके से मैं एक्सिस पास करा रहा हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा बस। जैसे मान लीजिए कि ये रिंग है, ठीक है ना, आपके लिए भाई साहब ये रिंग है, तो अगर ये रिंग है तो इस एक्सिस के अबाउट आपका है एमआर स्क्वायर, सिंपल एमआर स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यही एक्सिस अगर यहां से पास कर रहा है तो इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर का, एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर, देयर आर 2 एमआर स्क्वायर, 2 एमआर स्क्वायर। ये है आपका पैरेलल टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो इस एक्सिस के अबाउट जितना होगा या इतना ही होगा इस एक्सिस के अबाउट। हाँ तो सर ये मान लो आई और ये आई और ये हमें पता है एमआर स्क्वायर, तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर इसका, तो आई प्लस आई बराबर एमआर स्क्वायर, तो 2i बराबर एमआर स्क्वायर, तो इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा एमआर स्क्वायर बाई 2। ये रहा तुम्हारा डायग्राम, ये रहा देखो एमआर स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट एमआर स्क्वायर बाई 2, सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू द प्लेन। अगर यहां से पास कर रहा है, थोड़ा फोकस से समझिए, यहां से एक्सिस पास कर रहा है तो यहां से एमआर स्क्वायर बाई 2 प्लस एमआर स्क्वायर, तो 3/2 एमआर स्क्वायर। फटाफट मैं एक्सिस चेंज करूंगा, आप अपने मन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चिल्लाएंगे, आप अपने मन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चिल्लाएंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चिल्लाएंगे। बोलो एमआर स्क्वायर, बोलो 2 एमआर स्क्वायर, एमआर स्क्वायर बाई 2, 3/2 एमआर स्क्वायर, बोलो 2 एमआर स्क्वायर, बोलो एमआर स्क्वायर बाई 2, बोलो 3/2 एमआर स्क्वायर, बोलो एमआर स्क्वायर, बोलो 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 3/2 एमआर स्क्वायर, बोलो 2 एमआर स्क्वायर, बोलो एमआर स्क्वायर, बोलो एमआर स्क्वायर। अब इसी में अगर मैं डिस्क कर दूं तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट हो जाता है एमआर स्क्वायर बाई 2, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियस सी बात है सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये डिस्क होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है एमआर स्क्वायर बाई 2। तो अगर यही एमआर स्क्वायर बाई 2 है तो इससे तो आधा हो जाएगा फिर, अरे भाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो ये किससे कितना हो जाएगा आधा, तो एमआर स्क्वायर बाई 4। इस एक्सिस से जो पैरेलल टू द प्लेन है, इस एक्सिस से जो पैरेलल है, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इसके बराबर होगा। तो मान लो ये आई है, ये आई है, तो 2i बराबर बताओ उधर क्या है एमआर स्क्वायर बाई 2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एमआर स्क्वायर बाई 4। अगर मान लो बेटा ये एमआर स्क्वायर बाई 2 है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सर, डिस्टेंस आर, ये एमआर स्क्वायर बाई 2 है तो ये एमआर स्क्वायर ऐड कर दो, और तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3/2 एमआर स्क्वायर, 3/2 एमआर स्क्वायर। हाँ कि ना सर, ये एमआर स्क्वायर भी 4 आया है और एमआर स्क्वायर ऐड कर दो, यहां से पैरेलल टू द प्लेन है तो 5/4 एमआर स्क्वायर। अरे चमन चोमू, एमआर स्क्वायर बाई 4 प्लस एमआर स्क्वायर, बोलो क्या आएगा 5/4 एमआर स्क्वायर। ये तो याद रखना पड़ेगा ना, ठीक है ना, क्लियर है क्या, ओके। चलिए ये देखिए हॉलो स्फीयर का भी बताया, सेंटर ऑफ मास से अगर पास कर रहा है, और ये बहुत सुंदर सा हॉलो स्फीयर है, बहुत सुंदर सा हॉलो स्फीयर है, देखिए बड़ा सुंदर सा हॉलो स्फीयर, तो उसके सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 एमआर स्क्वायर। तो उसके सरफेस से क्या हो जाएगा, मान लो ये पूरा का पूरा हॉलो स्फीयर है और तुम यहां से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, आई एम सॉरी, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आईओ बराबर आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो 2/3 हमें पता है, 2/3 एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर,
तो बेटा एलसीएम 3 लोगे, 3 2 5, 5/3 एमआर स्क्वायर। बोलो एमआर स्क्वायर। चलो यहां से बोलो सर सेंटर ऑफ मास से 2/5 एमआर स्क्वायर। ओके, तो यहां से हमें पता है 2/5, तो यहां से कितनी हो जाएगी 2/5 एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर। 5 एलसीएम लेंगे 7/5 एमआर स्क्वायर। बोलो एमआर स्क्वायर। बोलो एमआर स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब एक बहुत सुंदर सा एक्सप्लेनेशन, बहुत सुंदर सा एक्सप्लेनेशन। क्या क्या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का है, ध्यान से समझिएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया POINT पॉइंट मास का है, मान लो ये पॉइंट मास m यहां पर है और यहां से r डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है। हाँ कि ना सर? पॉइंट मास का ये mr स्क्वायर होता है, ये मान लीजिए कि कैपिटल R है आपका, तो पॉइंट ऑफ मास का mr स्क्वायर होता है, तो रिंग का क्या हो जाएगा? रिंग का भी हो जाएगा आपका mr स्क्वायर, क्योंकि रिंग भी आपका ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ सर, रिंग भी आपका ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हो जाएगा mr स्क्वायर। अच्छा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का भी हो सकता है, रॉड का भी हो सकता है। सर कैसे? मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे पॉइंट मास आपने रखा था इस कैपिटल R डिस्टेंस पे, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर इस पॉइंट मास को मैं पकड़ के ऐसे ऐसे फैला दूं, ऐसे ऐसे फैला दूं, ऐसे ऐसे फैला दूं, यहां पे ऐसे फैला दूं, अब बताओ इस रॉड का जिसका मास m है, लेंथ l है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके हर पॉइंट के डिस्टेंस r है, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर नहीं होगा क्या? पर होगा, mr स्क्वायर बिल्कुल होगा। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का है, क्या वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं हॉलो सिलेंडर का भी लिख सकता हूं? तो हॉलो सिलेंडर कैसे? अब मान लो यही मास को मैं कैपिटल R डिस्टेंस पे रखते हुए 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो क्या क्या ये हॉलो सिलेंडर बन जाएगा? और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जरा ध्यान से देखिएगा, कितना मास m मास कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पे, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कितने लेंथ तक चिपका उससे में तो फर्क ही नहीं है, सारा मास r पे है। क्या? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का भी होता है mr स्क्वायर। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस? यू टेल मी, यू ओनली टेल मी, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस? हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? मैं क्या कह रहा था कि पॉइंट मास है, अब पूरा का पूरा ये पॉइंट मास है, इसी को r डिस्टेंस पे रखते हुए मैं रिंग बना दूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस है, या इसी मैं रिंग बना दूं, या इसी पॉइंट मास को मैं सीधा इलेबोरेट कर दूं, या इसी पॉइंट मास को मैं रिंग बना दूं, और एक्सिस के साथ कितने दूर तक गया उससे मतलब नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है उससे मतलब होता है। बताओ बताओ बताओ, मजा आया कि नहीं इसमें? सर मजा तो आया। अब एक और चीज देखो, अब एक और चीज देखो, जैसे बेटा ये रॉड है, हाँ सर ये रॉड है, रॉड का मास m है और लेंथ l है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से क्या होता है सर? ml स्क्वायर बाई 12। अब एक बात बताओ, इसी रॉड को मैं एक्सिस पे ऐसे फैलाता जाऊं, ऐसे फैलाता जाऊं, ऐसे फैलाता जाऊं, तो क्या ये प्लेट बन जाएगा? हाँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो m मास का l/2 इधर और l/2 इधर, दोनों एक्सिस में चिपक के फैल गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उतना ही रह जाएगा। नहीं समझ आया तुम्हें? वेट अ मिनट, लेट मी डू अ एक्सपेरिमेंट, let me perform a experiment. See here, you will understand very peacefully. Yes, yes, yes. Let me perform a simple experiment. Wait a minute. See here. What is this, man? What is this? 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 This is an rod. This is an rod. Okay, this is an rod. What will be the moment of inertia about the center of mass and perpendicular to the length of rod? mr square by 12. See here, this will rotate like this. This will rotate like this. Moment of inertia will be mr square. See here, if I shift this rod like this,
then moment of inertia will increase. Why? Because now mass shifted from 0 to L length. मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा. गेट इट? यस. सी, दिस इज द सिचुएशन. तो अभी मास एक्सिस से इस तरफ है या इस तरफ है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता. मास टोटल कितना है? m. और 0 से L/2 तक है. 0 से L/2 तक इधर, इधर, इससे फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, तुम्हें पता है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो. मान लो ml²/2L आ गया और इसी रॉड को बेंड करके ऐसे चिपका दो. फिर उसके इस एक्सिस से निकालो इसका ml²/2L भी आएगा. टोटल निकाल के देख लो. क्यों? क्योंकि अभी एक्सिस से L/2 डिस्टेंस तक है. हाँ, अभी तो स्केलर होता है ना. एक्सिस से L/2 डिस्टेंस आगे या पीछे, इससे फर्क नहीं पड़ता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/2L रहेगा. ओके ओके. अब जरा प्यार से समझना. अगर मैं एक्सिस यहां रख दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर बढ़ जाएगा. देखो मास इधर तो कम हो गया लेकिन यहां पे डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया. अब ऐसे रख दो तो सर देखो अब जो मास है वो 0 से L तक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है. याद करो ml²/3 हो जाता है. ठीक है. अगर मैं इसी मास को इस तरीके से रखूं और एक्सिस को ऐसे रख दो थोड़ा थीटा एंगल पे, तो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर एक्सिस तो ये है, ये मास एक्सिस से कम दूरी पे आ गया, ये भी पहले से कम दूरी पे आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा. थोड़ा और पास रख दूं तो डिक्रीज होगा, थोड़ा और पास रख दूं डिक्रीज होगा, और ऐसे ही चिपका दूं तो सर पूरा मास एक्सिस पे आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा. वेरी गुड, आई लाइक इट. 0 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि पूरा मास ही एक्सिस पे लेट गया. बताओ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, मास का डिस्टेंस 0, मास का डिस्टेंस एक्सिस से 0, मास का डिस्टेंस एक्सिस से 0. गॉट इट? ओके. अब देखो, अब मान लो ऐसे था. अब मैं ऐसे करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, ऐसे करो तो इंक्रीज होगा, ऐसे करो तो इंक्रीज होगा, ऐसे करो तो इंक्रीज होगा क्योंकि मासेस दूर गए. अब फाइनली अभी बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सर ml²/2L. अब सुनना, अब बताओ क्या है? अब बताओ क्या है? ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा. अब बताओ क्या है? सर ml²/2L क्योंकि मासेस तो इस एक्सिस से, इस लाइन से इधर L/2 इधर L/2. ओके. अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो? सर कैसे रोटेट करेगा? ऐसे. सर मासेस तो अभी भी इस लाइन से L/2 इधर L/2 इधर सेम रहेगा. ओके. अब बताओ सर अभी भी सेम रहेगा ml²/2L. अब बताओ सर अभी भी सेम रहेगा ml²/2L. देखो ध्यान से, मैं तुम्हें एक्सिस घोप के दिखाता हूं. मान ले ऐसे है ये. बताओ एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? सर एक्सिस से L/2 इधर L/2 इधर. अब इस लाइन से डिस्टेंस देखना है ना, इस लाइन से. इस लाइन पर ऊपर कितना चिपकता गया फर्क नहीं पड़ेगा. इस लाइन से L/2 इधर, इस लाइन से L/2 इधर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/2L. ऐसे रोटेट करेगा ml²/2L. तो सर ये तो प्लेट है, रॉड तो रहा नहीं. और भाई वाह, यही तो बात हो. प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के जैसा, ऐसा ऐसा. मतलब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट के जैसा, प्लेट के जैसा. यही तो फील वाली बात है. मतलब मान लो एक तुम्हारा ये प्लेट है, प्लेट का साइड लेंथ है a और इसकी विड्थ है b, मतलब ऐसे विड्थ v और लेंथ a है. यहां से मैं इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं. देखो इस प्लेट का, तो इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना आएगा? मास अगर m है तो 1/12 mb², है ना. m लेंथ का स्क्वायर/12, तो लेंथ कितना b, m b²/12. इस a से कोई मतलब नहीं है. ये लेंथ जो एक्सिस के पैरेलल होता है उस पर कितना फैला इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पर फैलने से एक्सिस से दूर या पास तो नहीं गया. बताओ, सोचो कैसी फील आई. बताओ कैसी फील आई.
कैसी फील आई बताओ? अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? तो इस हिसाब से जैसे मैं मान लो ये लेंथ है बेटा b और ये लेंथ है a और इसका पूरा मास है m, तो इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? खुद ही सोच के बताओ। इस एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/3 mv²। दैट्स इट। क्योंकि ए से हमें कोई मतलब नहीं, इस ए से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब मान लो ऐसे एक्सिस जा रहा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सेंटर जा रहा m/12 b²। इससे अब मान लो ऐसा एक प्लेट है, इस प्लेट का एक एक्सिस ऐसे जा रहा, एक एक्सिस ऐसे जा रहा, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। ये डिस्टेंस है मान लीजिए a, ये डिस्टेंस है मान लीजिए b। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस से निकालना है? इस एक्सिस से, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रही है। इससे निकाल के बता दो, मजा आ जाएगा। परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मान लो ये तेरा Ix है और ये तेरा Iy है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है Yz है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ। परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पैरेलल के सम के बराबर होता है, Iy। तो Ix हो जाएगा बेटा ml²/12 a²/12। Ix क्या है? Ix। तो इसके एक्सिस के अबाउट हमें इस लेंथ से मतलब नहीं, इससे मतलब है, तो ma²/12 ये हो जाएगा mb²/12। दैट इज इक्वल टू Iz। दैट्स इज आंसर। सी हियर ml²/6। अरे चाचा, a और b अलग है। स्क्वायर प्लेट होता तो ml²/6 आता। बंबूसा, हम्बा हम्बा बम्बा बम्बा टाम्बा टाम्बा, चलो स्क्वायर प्लेट होता तब आता ना ml²/6। बोगस आदमी है तू, एकदम फर्जी है, फर्जी। इसके अबाउट जब तुम देखोगे तो होगा ml²/6। फर्जी आदमी है यार तू, एक नंबर का। आई हेट यू, यू आर वेरी मच फर्जी टाइप इंसान। अब देखो, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो कैसा क्यूब? सी हियर, दिस इज क्यूब। ये क्यूब है, देखिए ध्यान से, आपको दिखेगा इसमें क्यूब, क्यूब की सूरत दिखेगी। देखिए ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है ना, ये क्यूब है। देखिए ना भाई, ये क्यूब है, मैं मजाक थोड़ी ना करूंगा। देखिए ये क्यूब है, देखिए ये क्यूब है, देखिए ये क्यूब है, और यहां से एक्सिस पास कर रही है ऐसे, जो ऐसे निकल रही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। इस क्यूब की साइड लेंथ है l, मास है m, सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब है, ठीक है भाई। चलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सॉलिड क्यूब का, इस एक्सिस के अबाउट ml²/6 है। सॉलिड क्यूब का भी ml²/6, यस। ये तो खास बात है, देखो ध्यान से, बताओ ना। एक स्क्वायर प्लेट और क्यूब में फर्क ही क्या है? क्या ही फर्क है बताओ, क्या फर्क है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे सेम तो है, बताओ, मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे सेम ही तो है। कहां फर्क है बोलो ना, कहां फर्क है? हॉलो सिलेंडर की बात करोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा mr²। इस एल लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ये एक्सिस यहां से पास कर रहा है तो, है ना। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तो ये होगा तुम्हारा mr² प्लस ml²/12, क्योंकि एल लेंथ की रॉड भी तो है यहां से यहां तक, और ये साथ में तुम्हारा हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग भी हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखोगे तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा
एम आर स्क्वायर, अच्छा सॉरी एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इस रिंग के पैरेलल टू द प्लेन हो जाएगा, इस रिंग के पैरेलल टू द प्लेन, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3। उसी तरीके से अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करूं, इसकी सॉलिड सिलेंडर की बात करूं, तो सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंट्रल एक्सिस से एम आर स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट हो जाएगा, देखो यही सॉलिड सिलेंडर के पैरेलल टू द प्लेन है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 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 एम एल स्क्वायर बाई 12, क्योंकि ऐसे जा रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? फटाफट एक बार क्लियर लिख दीजिए, तो फटाफट एक बार क्लियर लिख दीजिए। तो आइए अब यहां पे सवाल करते हैं, 4 हॉलो स्फीयर, सेम मास एम रेडियस आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकालना है। नीट में 4 बार ऐसा सवाल पूछा है, क्या बोलो, नीट में 4 बार ऐसा सवाल पूछा है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सर हॉलो स्फीयर के सेंटर से जा रहा है, तो 2 हॉलो स्फीयर के तो सेंटर से जा रहा है और 2 के सर्कमफ्रेंस से जा रहा है, तो बहुत ईजी है निकालना। आई बराबर 2 हॉलो स्फीयर का सेंटर से और प्लस 2 हॉलो स्फीयर का सर्कमफ्रेंस से, लिख लो। यहां पे भी 2 हॉलो स्फीयर है, इससे पूछा है, तो एक हॉलो स्फीयर के तो सर्कमफ्रेंस है और एक हॉलो स्फीयर के सेंटर से हमें पता है ना, और यहां से इस एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा आर, आर और आर 3r, तो डी की वैल्यू 3r आ जाएगी। तो ये एक बार निकालो, मजा आ जाएगा। यहां पे एक का देखोगे तो एक का तो होगा 2/3, तो 5/3 एम आर स्क्वायर, एक हॉलो सिलेंडर का आ गया। दूसरे का होगा 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस m इंटू 3r का होल स्क्वायर। सोचो क्यों, ये सेकेंड हॉलो स्फीयर का है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो तो सही कहां से पास कर रहा है, हॉलो स्फीयर का एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो तो सही कहां से पास कर रहा है। समझने की कोशिश तो करो, फटाफट करो तो एक बार प्लीज करना, एक बार मैं आता हूं। चलिए चलिए, तो यहां से इसका कितना हो जाएगा बोलो, तो 2/3, इसका कितना हो जाएगा 2/3, तो 2/3 निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2/3 एम आर स्क्वायर, डन है, प्लस 2 इंटू सर्कमफ्रेंस से कितना हो जाता है सर, 2/3 प्लस 1 तो 3 2 5, 5/3 होता है, 5/3 एम आर स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो 14/3 एम आर स्क्वायर कितने लोग आया जल्दी बताइए, 14/3, 14/3 कितने लोग आए, ठीक है ना, 14/3 आया है, 14/3 आया, बिल्कुल सही। ये समझो, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बट ये पता है क्या है, इसके अबाउट तो तुमको पता है ना कि 2/3 होता है, हाँ 2/3 प्लस एम आर स्क्वायर, तो 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 5/3 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, देखो जैसे ये है, इसका सरकमफ्रेंस है, तो इस गोले का सरकमफ्रेंस है 5/3, तो इस गोले का सरकमफ्रेंस है 5/3, तो इस एक का हो गया। सेकेंड हॉलो स्फीयर का इसके अबाउट तुम्हें पता है 2/3 एम आर स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास से लिखोगे 2/3, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये रेडियस, तो ये डायमीटर और ये r 3r, तो 2/3 एम आर स्क्वायर इसके सेंटर ऑफ मास से, और पैरेलल डिस्टेंस है 3r, तो m इंटू 3r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर प्लस 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस 9 एम आर स्क्वायर, ओ माई गॉड 9 एम आर स्क्वायर। 3 एलसीएम ले लेंगे अगर अपन, 3 एलसीएम ले लेंगे अगर अपन, तो 3 3 सेम है, तो 5 एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर 7 एम आर स्क्वायर, और 9 या 27, 27 7 34, 34 एम आर स्क्वायर बाई 3, 34 एम आर स्क्वायर 3, थर्टी फोर एम आर स्क्वायर बाई 3,
चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हाफ रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब ये हाफ रिंग का पूछा था, यहाँ पे डिस्क बना हुआ रिंग, यहाँ कैलकुलेट करते, देखो यहाँ पे रिंग कैलकुलेट करते बेटा, ये रिंग है, कैसा रिंग है, हाफ रिंग है, देखिए ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हाफ रिंग, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये बेटा हाफ रिंग है, ये बेटा हाफ रिंग है, ठीक है, ठीक है, और यहां से एक्सिस पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस सेंटर से जा रहा है तो देखो बेटा मास कितना है m और रेडियस है इसका r, तो इस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होगा, तो हाफ रिंग का भी mr स्क्वायर, अब मान लो हाफ रिंग का ही मास है, रेडियस आ रहा है, तो mr स्क्वायर ही होगा, ठीक, हमें इसके सेंटर ऑफ मास ऑन परपेंडिकुलर टू द प्लेन से देखना है, ऐसे, तो ये डिस्टेंस होता है 2r/पाई, हमने डिस्टेंस d देखा हुआ है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे सेंटर ऑफ मास के, तो हम जानते हैं IO बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, तो ICM हमें निकालना है, IO हमें पता है, तो IO माइनस MD स्क्वायर, IO हो गया तेरा mr स्क्वायर, क्योंकि हाफ रिंग का ही मास है, तो mr स्क्वायर माइनस m डिस्टेंस हो जाएगा 2r/पाई का होल स्क्वायर, तो बेटा यहां से mr स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 माइनस, यहां से mr स्क्वायर कॉमन निकल गया, 1 माइनस mr स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो 4/पाई स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, और वैसे भी ICM तुम्हारा कम आना चाहिए, यहां से कम आना चाहिए। अच्छा सर हाफ रिंग का mr स्क्वायर क्यों होगा, भाई हाफ रिंग तो छोड़, क्वार्टर रिंग का भी इतना ही होता है, ऐसा क्यों होता है, देखो बेटा मान लो ये पूरा रिंग है और इस एक्सिस से तुम देख रहे हो, मान लो मास m है, रेडियस r, अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरा हाफ रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसे परपेंडिकुलर द प्लेन है, इसलिए मैंने यहां से एक्सिस दिखाया है, तो बताओ मास कितना है हाफ रिंग का, वो बताओ ना, m है, डिस्टेंस इसका रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही तो होगा, कितना मास m, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, समझ रहे हो बेटा, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर, ठीक है, मजा आया। अब देखो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और ये O है, ये बेटा डिस्क है, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो एक चीज बताओ, IO बराबर होता है ICM प्लस MD स्क्वायर, होता है क्या, हाँ, तो ये बेटा ICM बराबर होगा IO माइनस MD स्क्वायर, और ये डिस्टेंस होता है बेटा 4r/3 यही होता है ना, 4r/3, यस, तो यहां पे d की वैल्यू आप रख देना 4r/3, सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक और बढ़िया सवाल कराता हूं कि हाफ डिस्क है, हाँ है हाफ डिस्क है, हाफ डिस्क है बेटा, लिखा हुआ है कि क्या है, हाफ डिस्क है, और एक्सिस जो पास कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, वो एक्सिस ना 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 रे सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और ये तुम्हारा इसका मेन सेंटर है, ये इसका मेन सेंटर है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताओ जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये हमें निकालना है। सर पहले वाला सवाल और इसमें क्या फर्क है, खुद देखिए, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इस क्वेश्चन में ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, बोथ एक्सिस परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ डिस्क है, हाँ, यहां पे ये दोनों एक्सिस, बोथ एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ डिस्क है, तो फर्क है कि नहीं बोलिए, फर्क है कि नहीं बोलिए, फर्क है कि नहीं बोलिए, बताइए बताइए, प्लीज बताइए। बताइए फर्क है कि नहीं, फर्क है कि नहीं बताइए।
वेरी गुड। देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहां भी लिखा है बोथ आर परपेंडिकुलर, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यहां पे क्या है पैरेलल टू द प्लेन, है ना, मिस प्रिंट था वहां पे, ठीक है, लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, 2 बार लिखा हुआ है, मैंने बोला भी परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब क्या करोगे, तो हाफ डिस्क अगर पूरा होता और पैरेलल टू द प्लेन होता है mr²/4, तो आधे का मास अगर m है और रेडियस r है, तो है तो डिस्क, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क जैसा है, तो IO बराबर होगा ICM प्लस MD², तो ICM हो जाएगा आपका IO माइनस MD²। IO बोलो, आयो 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 रे M। अब बताओ ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये डिस्टेंस D बराबर होता है 4r/3 है, 4r/3 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा mr² को बाहर निकाल लेंगे 1/4 माइनस 16/9 mr²। बताइए प्लीज, समझ में आया, समझ में आया बेटा, समझ में आया, क्लियर है, बहुत सारे सवाल करा दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा था ना, तो मान ले कि ये तेरा रॉड है, ठीक, ये तेरा रॉड है, रॉड का मास है m और लेंथ है l, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा बता, सर रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास। अब मैं अगर पूछूं कि इस एक्सिस से मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो लोग सर ये तो हमें पता है, इस एक्सिस से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड के एंड से परपेंडिकुलर टू द लेंथ 1/3 ml²। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, सुनोगे, आइडिया आया, सुनोगे, आइडिया सुनोगे, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, बताओ सुनोगे, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, सुनोगे, बताओ, क्या हुआ बताओ, सही कर देंगे, अबे अपना शकल सही कर ले पहले, सही कर देंगे, अपना शकल सही कर ले पहले फिर बात करना, ठीक है। अपना शकल सही कर ले पहले, देख इधर, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिएगा प्लीज, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या, मैं इस पूरे रॉड के मास को कहां मान सकता हूं, तो मैं इस पूरे रॉड के मास को इसके सेंटर पे मान सकता हूं, तो पूरे रॉड का मास अगर मैं इसके सेंटर पे मान लूं, तो इसकी डिस्टेंस एक्सिस से कितनी हो जाएगी L/2, और ये पॉइंट मास है, हाँ पॉइंट मास है, कितना मास है, पॉइंट मास m है, तो पॉइंट मास m का एक्सिस से डिस्टेंस L/2, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखूं तो आएगा m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, तो आएगा ml²/4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूरे मास को अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे मान लूं, जो कि हम मान सकते हैं, तो इस पॉइंट मास को यहां पे मान के जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो ये ml²/4 आएगा, है कि नहीं, हाँ, तो आंसर तो ml²/4 आना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। अब मुझे इसका रीजन ढूंढना है कि व्हाई दिस इज रॉन्ग एंड व्हाई दिस इज करेक्ट। क्या मैं मास को सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकता, मान सकता हूं, बोलो, क्या मैं मास को सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकता, मान सकता हूं, सेंटर ऑफ मास से लेते, हाँ सेंटर ऑफ मास पे मान सकते, अब बताओ, बताओ, मान सकते हैं, mass distribution is not uniform, uniform rod, mass distribution is uniform,
क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सेंटर ऑफ मास एक मोमेंट ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास मतलब एक एवरेज पोजीशन है जहां पे सारे मास आप मान सकते हो, वो पॉजिटिव और निगेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करते हैं तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब देखो, ये रॉड है, मैं इसको हिंदी में समझाता हूं अपने शब्दों में। जैसे रॉड है, तो रॉड का मास यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑन एन एवरेज आप मास इसके बीच में मान सकते हो, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। लेकिन जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो इस आधे मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से कम होगी और इस आधे मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से ज्यादा होगी। जैसे रॉड को दो हिस्से में बांट दिया, अब रॉड को अगर मैं दो हिस्से में बांट दिया तो इस हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कम होगा, क्योंकि ये आधा हिस्सा एक्सिस से पास है और ये आधा हिस्सा एग्जैक्टली एक्सिस से क्या है, दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है इसका ज्यादा है, तो ऑन एन एवरेज मास आप नहीं मान सकते। तो सिंपल एक कंसेप्ट हम बताते हैं कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट सही है कि सेंटर ऑफ मास को हम सेंटर पे मानेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन के लिए सही नहीं बैठता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास is not valid for the calculation of MOI. Concept of center of mass is not valid for the calculation of MOI. Concept of center of mass is not valid for the calculation of MOI. तो सर कैसे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ MOI? नया सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ढूंढेंगे। जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहां पे आप मास नहीं मान सकते मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन के लिए। जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहां पे आप मास नहीं मान सकते मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के लिए नया सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ढूंढा और बोला कि मान लीजिए कि ये मेरा रॉड है और इस रॉड के एंड से मैं सेंटर ऑफ मास में मास नहीं मान सकता, लेकिन किसी के डिस्टेंस पर तो मास मान सकता हूं। हाँ, तो जिस के डिस्टेंस पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस के डिस्टेंस पर आप पूरे सिस्टम का मास पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं, पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं। सर पॉइंट मास की तरह तो सेंटर ऑफ मास में मानते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट एमओआई के लिए वैलिड नहीं है। तो एक नया सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बनाया कि पूरे सिस्टम का मास अगर मैं के डिस्टेंस पे मानूं तो पॉइंट मास अगर के डिस्टेंस पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम के स्क्वायर। और हम जानते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/3 ml स्क्वायर। तो यहां से आपका मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर आएगा एल स्क्वायर बाई 3, इसका स्क्वायर उधर ले जाओगे तो के इज इक्वल टू L√3। तो ये है बेटा डिस्टेंस वेयर यू कैन एज्यूम complete mass as a point mass। और उसी डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। भाई सेंटर ऑफ मास तो नहीं कह सकते, दूसरा नाम देना पड़ेगा, तो रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। क्या फील आया रेडियस ऑफ जायरेशन? रेडियस ऑफ जायरेशन शॉक से डिफाइन किया गया चीज है या मजबूरी में डिफाइन किया गया चीज है? रेडियस ऑफ जायरेशन शॉक से डिफाइन किया गया चीज है या मजबूरी में डिफाइन किया गया चीज है? बताइए, रेडियस ऑफ जायरेशन शॉक से डिफाइन किया गया चीज है या मजबूरी में डिफाइन किया गया चीज है? तो रेडियस ऑफ जायरेशन मजबूरी में डिफाइन किया गया चीज है, ठीक है, मजबूरी में डिफाइन किया गया चीज है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट वहां पे वैलिड नहीं था, इसलिए हमें डिफाइन करना पड़ा। समझ गए? तो क्या रेडियस ऑफ जायरेशन की फील आई भाई?
तो सर इस हिसाब से हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही पता होगा और पॉइंट मास मान के निकालेंगे तो रेडियस ऑफ जाइरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, यहां पे रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको पहले से पता नहीं होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास तो आपको सिस्टम का पता होता है, सेंटर ऑफ मास तो आपको सिस्टम का पता होता है, यहां पे रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको पता नहीं होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए। आप नहीं समझ पा रहे बात को, बात समझिए। जैसे मान लीजिए रॉड है भाई साहब, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, रॉड का मास m है, लेंथ l है। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस से निकालनी है, सेंटर ऑफ मास से। इस एक्सिस से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, बताइए क्या करें? सॉरी, रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालनी है इस एक्सिस के बाद। अच्छा, रेडियस ऑफ जाइरेशन एक बॉडी का एक ही होगा कि बहुत सारा होगा? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें यह समझाएगा, कि सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ जाइरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? तो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का तो एक ही जगह पे होता है, क्या कुछ भी कर लो सेंटर ऑफ मास तो एक ही जगह पे आएगा। हाँ, लेकिन एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक होता है, लेकिन रेडियस ऑफ जाइरेशन कई तरह के हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर मान लो यहां से k डिस्टेंस पे मैं पूरे रॉड का मास m मानू तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m के स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। Then you know m will m cancel on square will that go side, then l square by 12, hence l by 12 is your answer. Got it? क्लियर है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ, समझ में आया? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे मान लो ये डिस्क है, अब डिस्क है, ये डिस्क का मुझे इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है। पैरेलल टू प्लेन है, पैरेलल टू प्लेन है, मतलब प्लेन के पैरेलल में ही है एक्सिस, पैरेलल टू द प्लेन है, और ये डिस्क है, मास m, रेडियस r। तो फटाफट बताइए रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा, कैलकुलेट करिए, बताइए। तो बेटा पैरेलल टू द प्लेन है ये, तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट आपको देखना है ना, पैरेलल टू द प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं निकालना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर 4 होता है, तो 5/4 mr स्क्वायर, 5/4 mr स्क्वायर इज इक्वल टू m के स्क्वायर। k से k कटेगा, सॉरी m से m कटेगा, इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट r स्क्वायर बाहर r, रूट 5/2, रूट 5r/2 इज योर आंसर। कितने लोगों का ये आया है? बस गलती कर दिया आपने, रूट 5r/2। कई लोगों ने 3 किया है, जितने 3 वाले लोग देखे उसको जूता मारो, 5 वाले लोग एकदम सही है, 5 वाले लोग एकदम सही है। चलिए देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r मास m about an axis passing through the edge of the disk and normal to the disk, passing through the edge of the disk and normal to the disk, normal to the disk मतलब डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस मास m about an axis passing through edge, edge मतलब कॉर्नर, edge मतलब कॉर्नर, एंड नॉर्मल टू द डिस्क मतलब डिस्क के प्लेन के नॉर्मल, ऐसे होगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके अबाउट होगा, इसके अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो इसके अबाउट होगा 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। पांच कैसे? गलती से बेटा, गलती से थोड़ा सा जहर खा लो, समझ में आ जाएगा, जहर का सेवन कर लो, समझ में आ जाएगा। जहर की जरूरत है तुम्हें खास, जहर की जरूरत है तुम्हें। आगे देखिए, चलिए देखिए, टू रिंग ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर प्लेस्ड विथ देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, center at a common point, then radius of gyration of the system about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of one ring is। बढ़िया सवाल है, मतलब इसमें 90% बच्चे गलती करते हैं। अगर आप सही करना चाहते हैं तो रुक जाओ थोड़ा सा,
चलिए बताइए क्या आंसर आया आपका, जरा समझते हैं। टू रिंग ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर प्लेस्ड विथ देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, मतलब ऐसे रिंग रखा है इस एक्सिस के अबाउट। एक रिंग का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, दूसरे का होगा mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक प्लेन के परपेंडिकुलर और दूसरे प्लेन के पैरेलल ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, दो रिंग का, एक का मास m और दूसरे का मास m, मतलब टोटल मास आपके सिस्टम के कितने 2m, तो 2m को कहीं आप के डिस्टेंस पर मानोगे ना तो आप लिखोगे 2m k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। तो यहां से m से m कटेगा, 2 दूनी 4, तो k स्क्वायर बराबर होगा 3/4 r स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा √3r/2। √3r/2 इज योर आंसर, √3r/2 इज योर आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज योर करेक्ट आंसर। और बहुत सारे लोग यहां पे सी जवाब दे रहे हैं, क्या किया जाए इन सी वालों का, देखो ऑप्शन सबका सी दिखाई दे रहा है, देखो एक लाइन से सबका सी दिखाई दे रहा है, देखो क्लियर है क्या बेटा, अच्छे समझ आया, ये अच्छे समझ आया। चलिए अब ये कुछ होमवर्क्स है, ये आप करिए, है ना, ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा बेटा, नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, खुद ही सोचिए बेटा, होमवर्क आपको तो करना पड़ेगा ना, होमवर्क, है ना, ठीक है ना। ये इसको देख के बताइए आपको ये क्या लग रहा है, आपने ऐसी चीजें कहीं देखी है, ऐसी चीजें कहीं आपने देखी है, बताइए इसको देख के, ये क्या है, ये है बेटा नट, नट समझते हो जो कसा हुआ होता है ना, नट जो कसा हुआ होता है, ये नट है, और इस नट को मुझे खोलना है, तो खोलने के लिए फोर्स सफिशिएंट नहीं होता है, खोलने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए वो क्या होता है, टॉर्क होता है, वो क्या होता है, टॉर्क होता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक घुमाने के लिए आप इसमें एक रिंच लगाएंगे, रिंच का नाम सुना है क्या, जिसको हम बोलते हैं पाना, रिंच, रिंच जिसको हम बोलते हैं पाना, पाना है ना, या रिंच आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ रिंच। अब जैसे ही आपने इसको लगाया घुमाने के लिए, खोलने के लिए, जैसे ही आपने इसको लगाया, ये है आपका, ये आपने लगाया, अब जैसे ही आपने लगाया आपको ये दिखा कि आपने पकड़ के जैसे इसको घुमाना चाहा, आपका ये टूट गया, यहां से ये टूट गया, ऐसे ही टूट गया, बस इतना ही बचा आपके पास सिस्टम, ये वाला सिस्टम बचा, ये आपका टूट के बिखर गया, ओहो ये टूट के बिखर गया, ये अलग हो गया। अब रामलाल के पास ये सिस्टम बचा, ये तो टूट गया, तो रामलाल यहां से पकड़ के इसको खींचेगा ऊपर की तरफ, घुमाने की कोशिश करेगा, ये रामलाल के हाथ, तो रामलाल का रिंच देखो कैसा है, यहां छोटा सा, रामलाल के रिंच का जो हैंड है, इसको रिंच का हैंड बोलते हैं, बड़ा छोटा सा बच गया। अब छोटा सा बच गया तो अब देख के आपको अजीब लग रहा होगा कि रामलाल का देखो कितना छोटा सा है। अब बताओ रामलाल इस छोटे से रिंच से खोल पाएगा, हाँ बताओ। अच्छा तुमको ये देख के अजीब लगा कि नहीं लगा, अरे सर ये तो हमने रिंच बहुत देखा हुआ है, ये देख के ही थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपको देख के बेकार क्यों लगा, आपको कंसेप्ट नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको देख के लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये जितना लंबा होता है ना इसका हैंड, उतना ज्यादा अच्छा होता है, उतना ज्यादा अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे फोर्स नहीं टॉर्क चाहिए, और टॉर्क इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं और कितने दूर पर जाके लगा रहा हूं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें ये सिस्टम चाहिए, ये पूरा चाहिए होगा, है ना, यहां तक चाहिए होगा, देखिए यहां तक चाहिए, ऐसा हैंड चाहिए होगा, और जितना ज्यादा दूर पर जाके हम फोर्स लगाएंगे इसको रोटेट करना उतना आसान होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने फोर्स लगाया और फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, अब तुम खुद ही बताओ कि अगर मैं यहां से रिंच को पकड़ के और आगे धक्का मारो, ये खुल जाएगा क्या, तो आगे धक्का मारोगे तो रोटेट कैसे करेगा, रोटेट ही नहीं करेगा। तो रोटेट कराने के लिए हमें पता है कि हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से कोई फायदा नहीं, तो हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए, हमें 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 इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए, ऐसे इस, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बेटा सेंटर है, तो यहां से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे जाके इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे। अब मान लीजिए आर और एफ के बीच में एंगल थीटा है, तो आप खुद ही समझिए
कि जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये सेंटर है, सेंटर से ये घूमने वाला है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप कितने डिस्टेंस पे गए, आर पे, और आर पे जाके आपने फोर्स कहां लगाया, ये एफ लगाया इस थीटा एंगल पे। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीज समझिए प्लीज। तो एक फोर्स का कंपोनेंट होगा ये एफ साइन थीटा, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा एफ कॉस थीटा। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये जो एफ कॉस थीटा है वो आर के पैरेलल है, ये घुमाने में हमारा मदद नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये करेगा। तो अब यहां पे हम जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा कर रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी को टॉर्क के टाउ के नाम से लिखते हैं, ताऊ जी बहुत घुमाने में माहिर होते हैं, ताऊ जी, टाउ बराबर होता है टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और अपने आप ये आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। द थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। दूसरी बात ये आर एंड एफ के बीच एंगल तो है, लेकिन ये जो टॉर्क है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ सर, और जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है वो उसका टाइप होता है, कैसा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप बोलेंगे ये एक्सियल है। एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है कि इस टॉर्क का जो डायरेक्शन है, टॉर्क परपेंडिकुलर टू एफ होगा एंड टॉर्क परपेंडिकुलर टू आर होगा। जैसे फिर से मैं यहां पे थोड़ा सा 3 डायमेंशनल डायग्राम बना के फील दिलाने की कोशिश करूं। मान लो ऐसा है, यहां पे तूने इस डायरेक्शन में मान ले तूने फोर्स लगाया, और इधर तेरा पोजीशन वेक्टर आर, ये एंगल थीटा है, तो जो तेरा टॉर्क होगा ना भाई मेरे, वो ये होगा तेरा टॉर्क। टॉर्क इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। वाओ, जस्ट वाओ। मतलब मान ले इस प्लेन है, आर और एफ जो प्लेन बनाएगा ना उसके परपेंडिकुलर होगा टॉर्क। तो कल को अगर तुम टॉर्क और फोर्स में डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो जीरो आएगा, टॉर्क और पोजीशन वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट निकालोगे जीरो आएगा। सर फोर्स और आर, अबे फोर्स और आर में तो थीटा एंगल है, फोर्स और आर का एंगल तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके सर, ये बात समझ में आया अच्छे से? ठीक है। अच्छा, अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे तो उनका एक साथ टॉर्क नहीं निकल सकता है, सबका टॉर्क कैसे निकलेगा? R1 क्रॉस F1 वेक्टर, पहले का टॉर्क निकाल लो, प्लस दूसरे का टॉर्क निकाल लो, प्लस तीसरे का टॉर्क निकाल लो, प्लस चौथे का टॉर्क निकाल लो, एंड सो ऑन। सबका टॉर्क अलग अलग निकलता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन टॉर्क की कैसे होगी? तो वही थप्पर कंसेप्ट। थप्पर कंसेप्ट कैसे कि टॉर्क बराबर है आपका आर क्रॉस एफ। क्या एफ क्रॉस आर को भी टॉर्क लिख सकते हैं? नहीं सर, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ ही होगा। तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, प्लेस योर फोर फिंगर। कहां? पोजीशन वेक्टर की तरफ। प्लेस योर फोर फिंगर। सर पोजीशन वेक्टर मतलब? अरे चमन चोमू, पोजीशन वेक्टर मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो उसकी पोजीशन वेक्टर। ये किसकी पोजीशन वेक्टर है? जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो। तो जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो उसकी पोजीशन वेक्टर कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको टॉर्क लिखना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हाथ रखो और जहां पोजीशन वेक्टर है वहां की तरफ ये फोर फिंगर ले जाओ। याद है तुमको जब मैं अभी EMI पढ़ा रहा, नहीं MEC पढ़ा रहा था, सत्यम भाई से सिखवाया था तुमको सारा चीज। क्लियर है क्या? ठीक है। और फोर्स को थप्पड़ मार दो, स्लैप फोर्स, फोर्स को थप्पड़ मार दो, तो जो तुम्हारा थंब होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन बता देगा। और हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट की जब भी बात होगी, क्रॉस प्रोडक्ट की, उस थप्पड़ कंसेप्ट हमेशा काम आएगा। जैसे यहां पे है, तो आप पोजीशन वेक्टर की तरफ हाथ रखिए, फोर्स आपका ये काम का है नहीं, ये काम का नहीं है, परपेंडिकुलर फोर्स लेना है। तो पोजीशन वेक्टर यहां से फोर्स की ये हो गई, फोर फिंगर रखिए, और थप्पड़ हमेशा इससे मारते हैं, तो थप्पड़ मारिए ऊपर। टॉर्क कहां आएगा? इसका टॉर्क आपका अभी इस सिचुएशन में बाहर की तरफ। बताइए, बताइए।
बताइए। क्लियर है? अच्छा, यहां पे ये जो नेट टॉर्क है, या नेट टॉर्क सभी फोर्स का इंडिविजुअल टॉर्क जो ऐड करके आए हैं, हाँ, तो देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। नेट फोर्स और नेट टॉर्क में कभी भी कोई रिलेशन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। कैसे? अब मान लो कि ये मैंने रॉड लिया बेटा, इसको सेंटर से हिंज कर दिया, ये ऐसे घूम सकता है ओमेगा स्पीड से। अब मान लो यहां पे मैंने एफ फोर्स ऊपर लगाया, यहां पे एफ फोर्स नीचे लगाया, तो सिस्टम में बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कितने लगे? सर नेट फोर्स तो जीरो लगे, बिल्कुल। एंड टॉर्क देखो, तो टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो लगा। कैसे? देखो भाई, यहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये फोर्स जहां लग रहा है उसकी पोजीशन वेक्टर आर, तो पोजीशन वेक्टर आपका आगे और फोर्स कहां लग रहा है? नीचे इस लाइन में। तो पोजीशन वेक्टर की तरफ हाथ रखो, फोर्स को धक्का मारो, तो टॉर्क कहां है? अंदर, ऐसे क्लॉकवाइज मतलब अंदर, क्लॉकवाइज मतलब अंदर, ये अंदर टॉर्क है। और इसका पोजीशन वेक्टर बेटा ये है, पोजीशन वेक्टर की तरफ हाथ रखो और फोर्स ऊपर लग रहा है तो थप्पड़ ऊपर मारोगे, तो ये भी कहां आ रहा है? क्लॉकवाइज अंदर। ये भी तुम्हारा टॉर्क है क्लॉकवाइज अंदर। तो टोटल टॉर्क तो तुम्हारा आया है 2Fr। तो अगर तुम्हारा नेट फोर्स जीरो है तो क्या नेट टॉर्क जीरो होगा? नहीं, नहीं। देखो नेट फोर्स जीरो है, क्यों नेट फोर्स जीरो है? तो जितना फोर्स ऊपर से लगा उतना ही फोर्स नीचे से लगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे देखिए। मान लीजिए कि ये हमने एक रॉड लिया, एक रॉड लिया, इस रॉड पे मैंने ऐसे एक फोर्स लगाया एफ, देखिए यहां पे फोर्स लगा एफ और यहां से फोर्स लगा एफ, सेंटर के बाउंड्री हिंज्ड है। अब मुझे बताओ कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रॉड पे बाहर से? 2F। टॉर्क कितना लगा? देखो जीरो है, देखो जीरो। तो फोर्स अगर नहीं लग रहा, टोटल फोर्स अगर जीरो है, तो भी टोटल टॉर्क लग सकता है। ऐसा नहीं कि लगेगा ही, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर मान लो टोटल फोर्स जीरो है तो टोटल टॉर्क के बारे में आप नहीं कह सकते। अच्छा, टोटल टॉर्क जीरो है, देखिए टॉर्क जीरो है, मैं आपको दिखा देता हूं टॉर्क जीरो है। ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है, ये, और फोर्स ऊपर लग रहा है, पोजीशन वेक्टर ये, फोर्स ऊपर, तो कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज मतलब टॉर्क बाहर। इसका पोजीशन वेक्टर ये, फोर्स ऊपर, तो बताओ ये कहां है? अंदर, क्लॉकवाइज। तो बताओ ये क्लॉकवाइज अंदर और ये एंटी क्लॉकवाइज बाहर, टोटल टॉर्क जीरो है। बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है ये, बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है, देखिए ध्यान से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है, थोड़ा सा क्या होती है? ध्यान रखने वाली बात होती है। अब मान लेते हैं एक बहुत ही फेमस सवाल जो लास्ट ईयर नीट में भी पूछा था और ऐसे सवाल पूछते हैं। मान लेते हैं कि एक रॉड है, ये रॉड मास एम एल लेंथ का रॉड है, चलो कुछ ना कुछ दे देते हैं तुम्हारी खुश मर्जी के लिए। मान लो इस रॉड का मास एम है, लेंथ एल है। यहां से एक रस्सी बांधा और ऊपर छत पे लटका दिया, और एक सेंटर से यहां से रस्सी बांधा, छत पे लटका दिया ऐसे। रॉड का टोटल मास है एम और लेंथ है बेटा एल। ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास है, ये लेंथ है बेटा L/4। अब चलो सेंटर ऑफ मास तो तुम्हें तो पता है मिड पे होता है, तो मिड से L/4 ये डिस्टेंस पर है और मिड से ये L/2 पे होगा। इस रस्सी में टेंशन मान लीजिए T1 है, इस रस्सी में टेंशन T2 है, रॉड का मास M है, लेंथ L है। तो बताओ T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा? बताओ T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा, ये बताओ। विच इज ग्रेटर, T1 और T2? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? नीट में पूछे जाने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा टॉर्क का। T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा? है ना, मैं उठूंगा और बहुत मारूंगा सबको। क्या बदतमीजी चल रही, पढ़ाई लिखाई सारे 22, बदतमीजी चल रही है एकदम खींच के। ये देखो कमेंट पे एकदम बदतमीजी चल रही।
चलिए बताइए टोटल नंबर ऑफ फोर्स इसमें कितने लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने लग रहे हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फोर्स 3 लग रहे हैं। कैसे? तो एक तो आपने बताया कि इस रस्सी में T1 है, एक आपने बताया इस रस्सी में T2 है, और सेंटर ऑफ मास पे जो लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे जो लगेगा वो आपका mg लगेगा। हाँ कि ना सर? बात तो सही है। और अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि चल तो नहीं रहा, रेस्ट में है। हाँ सर, तो जितना ऊपर फोर्स लगेगा T1 और T2 रॉड पे जोड़ के वो mg के बराबर आएगा। सर ये भी बात सही है। और अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रहा, रेस्ट में है, रोटेट, ये रॉड रोटेट तो कर नहीं रहा, नहीं, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस रॉड पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ना 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 ना, सॉरी सॉरी शक्तिमान, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट सेंटर ऑफ मास, हेंस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 होगा। हाँ सर 0 होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो ये mg फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है। तो बताओ इसका पोजीशन वेक्टर कहां पे फोर्स लग रहा है? सर सेंटर ऑफ मास पे। टॉर्क किसके अबाउट लिख रहे हो? सेंटर ऑफ मास पे। तो जिसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हो वहीं पे फोर्स लग रहा है क्या? इसमें देखो कंट्राडिक्ट नहीं हो गया कि अगर मैं यहीं पे फोर्स लगा दूं तो इसकी पोजीशन वेक्टर 0 हो गई, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क होगा mg इंटू 0 प्लस इसका टॉर्क होगा T2 इंटू L/4। और कैसा टॉर्क होगा? यहां से फोर्स की पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स ऊपर, तो टॉर्क आपका बाहर आएगा डॉट, प्लस T1 इंटू L/2, ये टेंशन T1 और यहां से डिस्टेंस L/2, और ये अंदर आएगा सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देख रहे हो, तो ये ऊपर में घूम रहा, मतलब अंदर की तरफ टॉर्क आएगा। ठीक है? हाँ सर, तो ये टॉर्क, नेट टॉर्क तो आपको 0 करना है। हाँ, तो 0 बराबर T2 L/4 और माइनस T1 L/2, और डायरेक्शन अपोजिट है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा T1 L/2 इज इक्वल टू T2 L/4। L/2 से L/4 कटेगा, यहां पे 2 आ जाएगा, तो 2T1 बराबर T2। मतलब जो आपका टेंशन है T2 ज्यादा है T1 के कंपेयर में। लो, T2 ज्यादा है T1 के कंपेयर में, तो आपका रिलेशन भी आ गया। हाँ सर, तो आप लिख सकते हो T2 के जगह पे क्या लिख सकते हो? 2T1। तो T2 के जगह पे 2T1 लिखोगे तो ये T1 है, T2 के जगह पे 2T1 लिखोगे बराबर mg। तो यहां पे 2T1 और T1, 3T1 बराबर mg, तो T1 बराबर आपका आ गया mg/3, और सिमिलरली आपका T2 आ जाएगा 2mg/3। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर इसके अबाउट टॉर्क 0 है तो ये डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, और ये डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, और एग्जैक्टली ये इस डिस्टेंस के कंपेयर में इसका डिस्टेंस डबल है, तो ये फोर्स आधा होगा, तो ये फोर्स आधा होगा इसका, तो T2/2 बराबर T1। देखो T1 बराबर T2/2। तो क्या मैं देख के डायरेक्ट बोल सकता था? ये मैं डायरेक्ट देख के ये बात बोल सकता था क्या? ये जो पूरा काम हमने किया है, पता है क्यों किया है? कि मैं तुम्हें टॉर्क लिखना सिखा दूं, टॉर्क लिखना सिखा दूं, इसलिए मैंने किया है। नहीं तो मैं डायरेक्टली यहां पे MR स्टार लगा, तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स।
टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे मोमेंट ऑफ मास होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, L/4 और टेंशन T2। कितना डिस्टेंस सर, डबल डिस्टेंस, तो ये आधा होगा, डैश हो गया इसका, T2/2 डैश कर दिया। ले सर ये तो आसान था देखना, लेकिन क्या क्या T2 की वैल्यू एक लाइन में निकाल के दे दोगे? यस यस, T2 की वैल्यू एक लाइन में निकाल के दे दूंगा। ना तो मैं ये लिखूंगा ना तो मैं ये लिखूंगा, T2 की वैल्यू एक लाइन में निकाल के दे दूंगा। तैयार हो? देखना चाहते हो? देखना चाहते हो T2 की वैल्यू एक लाइन में? हाँ सर देखना चाहते हैं। तो सुनो, ये रॉड रोटेट नहीं कर रही। अगर ये रॉड रोटेट नहीं कर रही तो इस पॉइंट के अबाउट क्या टॉर्क जीरो होगा? हाँ जीरो ही होना चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट भी तो टॉर्क जीरो होना चाहिए, क्योंकि रॉड रोटेट ही नहीं कर रही। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो लिख सकते हो तुम। तो अगर मैं ए के अबाउट टॉर्क जीरो लिखूं तो T1 का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट क्या होगा? सर इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लोगे तो यहीं पे फोर्स लग रहा है, तो इसका टॉर्क जीरो। और ये mg कितने लेंथ पर है? L/2। तो लिखूंगा mg इंटू L/2। यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन मानोगे, पोजीशन वेक्टर mg की आगे, फोर्स नीचे, टॉर्क अंदर है। और यहां से L/2 और ये L/4, बताओ कितना हो जाएगा? L/4 L/4 L/4, L/2 L/4 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 3 L/4। तो यहां से यहां तक 3 L/4, हाँ, और ऊपर तो नेट टॉर्क जीरो करना है, तो ये हो जाएगा T2 इंटू 3 L/4। हो गया खत्म। L से L कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 आ गया। तो T2 बराबर 2 को ऊपर 3 को नीचे, 2 mg/3। बताओ तो T2 क्या था? 2 mg/3, 2 mg/3। मिलोगे तो बताएंगे तुमसे कितना नफरत करते हैं सनम। मिलोगे तो बताएंगे तुमसे कितना नफरत करते हैं सनम। देखो कितना अच्छे से सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो ना, मैं रॉड रोटेट नहीं, रॉड ऐसा है। रॉड अगर ऐसा है तो मैं यहां से टॉर्क निकालूं या यहां से टॉर्क निकालूं या यहां से टॉर्क निकालूंगा। देखिए मैं इस पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकता हूं। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो इसका टॉर्क जीरो, इसका आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा। इजी है, इजी पीजी। लो चलिए देख, अ मासलेस बीम ऑफ लेंथ 5 मीटर। मासलेस बीम, मासलेस बीम मतलब इसका कोई मास नहीं है। ये 5 मीटर लेंथ का, ये यहां से यहां तक 5 मीटर लेंथ का रॉड है, इसका कोई मास नहीं है। तो सर mg नहीं होगा? नहीं mg नहीं होगा, मास नहीं तो mg नहीं होगा। बहुत आसान है। प्लेस्ड ऑन टू बेस A एंड B। टू सपोर्ट है यहाँ पे, एक वेज A है, देखो एक सपोर्ट A है यहाँ पे। ये सपोर्ट रॉड को ऊपर धक्का मारेगा तो यहाँ पे नॉर्मल लगाएगा Na, और ये बेस ऊपर धक्का मारेगा तो ये नॉर्मल लगाएगा NB। ठीक है, इफ देयर आर 3 फोर्सेस, 3 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन आर अप्लाइड ऑन द बीम्स एंड shown in a figure, then find normal reaction at A and B। तो नॉर्मल रिएक्शन मुझे ए और बी पे निकाल के दिखाओ। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो। ये नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करके हमें बताना है। अच्छा, तो एक बात बताओ कि मुझे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो मैं इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर देता हूं। इस पॉइंट के अबाउट, ए के अबाउट। क्यों टॉर्क जीरो कर दो? ए के अबाउट, ए के अबाउट इसलिए टॉर्क जीरो कर दूंगा बेटा क्योंकि रॉड तो रोटेट कर नहीं रहा, रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। किस पॉइंट के अबाउट? ए के अबाउट भी। तो इसके बाद टॉर्क जीरो कर देता हूं। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो देखो 3 किलो न्यूटन फोर्स नीचे, फोर्स नीचे, और ये पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की हाथ तरफ हाथ रखो, फोर्स का है नीचे, तो नीचे थप्पड़ मारोगे तो थंब कहां जा रहा? अंदर, क्रॉस। ये टॉर्क आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस 2। अच्छा दूसरा देख, ये 4, तो 4 गुना ये 2 और 1 3, 4 किलो न्यूटन इंटू 3 क्रॉस। देखो ये इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर, फोर्स नीचे, इस पॉइंट से ये पोजीशन वेक्टर 1 1 2 और 2 4, 4 गुना 5 किलो न्यूटन, और ये 5 इंटू NB, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस 5 और ये टॉर्क तुम्हारा कहां है? ऊपर की तरफ, और ये सब अंदर। नेट टॉर्क हमको जीरो करना है, तो ये वाला और ये वाला तुम्हारा अंदर है, वो बाहर है, तो बाहर वाले को इधर ले आओ। तो 3 दूना 6, 4 तिहाई 12,
और 5 चौक 20, 20 और 12 32, 32 और 6 38, तो 38 किलो न्यूटन मीटर बराबर 5 एनबी। एनबी की वैल्यू आ जाएगी 38/5 किलो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर तो टॉर्क का यूनिट हो गया, 38/5। बताओ। हाँ सर समझ में आ गया। अब दूसरी बार टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स भी तो 0 है वाई एक्सिस के लॉन्ग। भाई रॉड धस तो नहीं है, मतलब नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। ऊपर टोटल फोर्स लग रहा है Na प्लस एनबी, और नीचे लग रहा है तुम्हारा 3 + 4 + 5 किलो न्यूटन। सर जोरदार। यहां पे एनबी की वैल्यू पुट कर दो, यहां से Na कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा मान लो जैसे तुम्हारी हालत है उसी तरीके से ये सवाल सॉल्व कर लोगे। यहां पे ये तुम्हारा होमवर्क में दे रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझना कि इस रॉड का भी मास है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 20 केजी। तो भाई साहब इस रॉड के सेंटर पे नीचे कैपिटल mg लगेगा 20 × 10, ठीक ठीक। और यहां पे एक ब्लॉक लटका दिया है 40 केजी का, या 40 केजी का। तो इस ब्लॉक की वजह से नीचे 40 जी, तो यहां पे पकड़ के 40 जी का टेंशन आएगा, और ऊपर टेंशन टीए और यहां पे टेंशन टीबी कर लोगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ऊपर टीए और टीबी तो दोनों को जोड़ दो, ऊपर रॉड पे फोर्स टीए और टीबी, और नीचे जगह 20 जी और 40 जी 60 जी, तो टीए प्लस टीबी 60 जी आएगा। उसके बाद इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर लो, इस ए के अबाउट टॉर्क 0 कर लो, तो इसका टॉर्क नीचे, यहां नीचे, और ये टॉर्क ऊपर, बात खत्म। रगड़ दो हो जाएगा। जब मान लो जैसी तुम्हारी हालत चल रही है तो बाद में सब्जी वब्जी बेचना पड़े, तो सब्जी बेचोगे, और मान लो मैं आऊं तुमसे सब्जी खरीदने, तुम बोलोगे भाई साहब यही है एमआर जो हमको फिजिक्स खराब किया है। यही है जो हमारा फिजिक्स खराब किया है। तो मैं तुमसे मान लो 1 किलो बैगन मांगता हूं, तुम मुझे 1 किलो ही दोगे? बताओ। रगड़ दिया, रगड़ दो एकदम। मैं तुमसे 1 किलो बैगन मांगूंगा, तो 1 किलो ही बैगन दोगे, 1 किलो से ज्यादा बैगन दोगे, 1 किलो से कम बैगन दोगे? बताओ कितना बैगन दोगे? राजू, राजू, राजू लेके बैठा है, पिताजी से तूने 500 रुपए मांगे हैं, 500 रुपए का पूरा बैगन खरीद के लाया मंडी में। बैगन किंग, द रामलाल बैगन किंग। आला कोई बैगन नहीं बेचेगा, रामलाल बैगन बेचेगा खाली। तो रामलाल 500 रुपए का बैगन लेके आया। अब मैं मंडी गया, रामलाल मुझे मिला मंडी में बैगन बेचते हुए, एकदम तावर तोड़ बैगन। मैंने बोला रामलाल 1 केजी तौल दे। रामलाल 1 केजी तौल दिया भाई साहब, तौल दिया भाई साहब। अब मैं तुमसे 1 केजी बैगन मांगू तो बिल्कुल नहीं देगा, कुछ तो दे दे यार, बैगन का चोखा खाना है, ठीक है। तो मान ले तुमने मुझे बैगन दिया तो कम देगा, ठीक। अब बताओ बैगन कम देने के लिए सबसे पहले तो एक काम करो, इसको यहां से हटा दो। इसको यहां से हटा दो, इसको यहां से हटा दो। और मुझे बताओ कि तुमने ये सेंटर पे ना बांध के तुमने इधर बांध दिया थोड़ा, ठीक है। तो ए में बैगन रखोगे कि बी में बैगन रखोगे? इन विच पैन, पैन ही बोलते हैं, मुझे नहीं आता यार अंग्रेजी, तुम समझ ले। इन विच पैन यू विल प्लेस योर बैगन? इन विच पैन यू विल प्लेस बैगन, बैगन। अब तू मुझे ठगना चाहता है तो बता, बैगन ए में रखेगा, बी में रखेगा, सी में रखेगा? अच्छा सी तो है ही नहीं, ए या बी में रखेगा? चल बता, पोल की रेट कर रहा हूं, बता किस में बैगन रखेगा? तूने सेंटर से हिंज ना करके यहां से हिंज करी है। ये डिस्टेंस मान ले तेरा L1 है, LA है, चल LA है, और ये डिस्टेंस LB है, देख रहा है LB थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो किस में बैगन रखेगा, ए में कि बी में? बता। तू मुझे ठगना चाहता है ना, ठग ले चल।
मुझे ठगना चाहता है ना, ठग ले चल। बता, 28 तारीख को भैया मैं गया आ रहा हूँ, जो भी लोग मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं 28 तारीख को। 27, 28, 29 3 दिन आई विल रिमेन्स इन गया। ठीक है, तो बताओ। तो सबसे पहली बात, ज्यादातर लोगों का आंसर क्या है मैं देख लेता हूँ पहले। तो ए आया कि बी आया, मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे लगता है 50-50% होगा। बैगन बेचना भी तुमको नहीं आता है, लाल बैगन की। देखो 24% और 72%, मतलब बी में बच्चों ने बोला बैगन रख देंगे। ठीक है, बी में बच्चों ने बोला बैगन रख देंगे बी में। तो बी में मान ले तूने बहुत सारे बैगन रख दिए, वाह, बैगन रख दिए। और इधर तूने क्या रख दिया, मान ले 1 kg का वाट रख दिया। तो तौलने का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट के अबाउट तूने टॉर्क बैलेंस करना है। गया में मेरी मासी रहती है, तो आजा आजा। तो इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क बैलेंस करना है। तो यहां से देखोगे तो ये फोर्स लगाएगा 1 kg के बराबर। भाई इसको पकड़ के 1 kg के बराबर खींचेगा, तो ये तुम्हारा 1 kg का फोर्स और ये एल, मतलब वॉट तुम्हारा 1 kg का इंटू ये एल बराबर, या मान लो F1 है, चलो F1 इंटू एल बराबर, इधर कितना फोर्स लग रहा, मान लो बैगन की वजह से F2 लग रहा, F2 इंटू एल। अब तुम्हें पता है कि ये एलवी लेंथ ज्यादा है, लेंथ इंटू फोर्स का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। अब ये लेंथ ज्यादा है तो F2 तुम्हारा लेस होना चाहिए, और F2 लेस होगा तो मतलब ये फोर्स कम, ये लेंथ ज्यादा, तो जिधर लेंथ ज्यादा उधर फोर्स कम लगाना पड़ेगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा तो कम बैगन जाएगा, समझे। हाँ, तो वाट तो तुम्हारा 1 kg है, इधर लेंथ कम तो ये फोर्स ज्यादा, तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कम बैगन ही इस ज्यादा फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, मतलब 72% लोग सब्जी तो बेच पाएंगे। लेकिन 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 ये 24% लोगों का मैं क्या करूं, ये 500 रुपए लेके जाएंगे मंडी से सब्जी खरीद के लाएंगे और 350 रुपए में सारा बैगन बेच देंगे। अब 500 रुपए का बैगन खरीद के लाया, 350 में सारा बैगन बेच दिया, मांगा आदमी 1 किलो, दे रहा है 1.5 किलो। अब बकलोल बैगन भी नहीं बेच पाएगा। और इस बकलोलों की रैंकिंग में खुशी कुमारी नंबर 1 पर है, मनीष यादव, शर्मा हर्ष और चिन्मय पीडब्ल्यू। बैगन भी नहीं बेच पाओगे, पिताजी ऊपर दे लात दे जूता, साला 500 रुपए का बैगन लाया और 350 में सारा बैगन बेच दिया है। 500 में बैगन लाया, 350 में सारा बैगन बेच दिया। ये इनको पकड़ के मारो, लेडीज फर्स्ट। कह रहा है कि नहीं सर, कुछ भी हो जाए हम आपको नहीं ठगेंगे सर। कैसी बात कर दी, वो हम आपके प्यार में आपको ज्यादा बैगन दे दिए। कह रहा है ए में बैगन, अच्छा मान लिया हमने ए में बैगन रखा, तो डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा तो बैगन ज्यादा डालना पड़ेगा। तो हम तो सर हम चाहते थे कि आपको ना ठगे, इसीलिए सर। कैसी बातें कर रहे हैं सर, प्लीज अंडरस्टैंड आवर इमोशंस, डिमोशंस, प्लीज अंडरस्टैंड आवर इमोशंस। ये डिमोशंस, यू आर वेरी मच डिमोशंस। लूटने के बाद ऐसे ही बहाना बनाएगा ना, लुटा दिया हमने बैगन तेरे प्यार में। लुटा दिया हमने बैगन तेरे प्यार में, लुटाया भी तो बैगन, वाह रे बैगन। लुटा दिया बैगन हमने तेरे प्यार में, लुटा दिया बैगन हमने तेरे प्यार में, अच्छा सिला दिया तूने किडनी निकाल के, हमने लुटा दिया बैगन तेरे प्यार में,
तूने लूट लिया किडनी रामलाल का। चलिए ठीक है, समझ गए? कह रहा यस सर। अरे एक्चुअली कोई बता सकता है कि रोटेशनल मोशन से नीट में कुछ रिलेटेड है? रोलिंग मोशन की अफवाह है बेटा, लेकिन हम थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, किडनी बेच दिया है रामलाल का। हमने लुटा दिया है बैगन तेरे प्यार में, और तूने अच्छा सिला दिया हमारे प्यार का। किडनी बेच दिया रामलाल का, किडनी बेच दिया रामलाल का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, किडनी बेच दिया रामलाल का, किडनी बेच दिया रामलाल का। हमने बैगन लुटा दिया है तेरे प्यार में, हमने बैगन लुटा दिया है तेरे प्यार में, और तूने अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का, किडनी बेच दिया रामलाल का। हमने बैगन लुटा दिया है तेरे प्यार में, हमने बैगन लुटा दिया है तेरे प्यार में, और तूने अच्छा सिला दिया है हमारे प्यार का, किडनी चुरा लिया है रामलाल का। ठीक है? आगे तो यहां पे समझिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है? थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहली बेसिक अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशनल? तो बेटा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन उसको कहते हैं जिसमें बॉडी के हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सेम होता है। बॉडी के हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। बॉडी के हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। बॉडी के हर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी क्या होता है बेटा? सेम होता है। बॉडी के हर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। बॉडी के हर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। जब v1 बराबर v2 बराबर v3 बराबर v4 हो जाएगा तब बोलोगे बॉडी इज इन प्योर ट्रांसलेशन। बॉडी इज इन प्योर रोटेशनल मोशन कब होता है? तो बेटा प्योर रोटेशनल मोशन में बॉडी तब आता है, प्योर रोटेशनल मोशन में बॉडी तब आता है जब, ध्यान से देखिएगा, जब प्योर रोटेशनल मोशन में बॉडी तब आता है जब बॉडी का कोई इनसाइड पॉइंट या बॉडी से बाहर कोई पॉइंट फिक्स हो, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट बॉडी घूम रही हो। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है तो सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो रेस्ट में रहेगा और बाकी पॉइंट घूमेंगे। हाँ, तो एवरी पॉइंट इज मूविंग विद अ डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट विल बी सेम। जैसे मान लो ये रॉड था, तो ये पॉइंट घूम के यहां गया, यहां गया, यहां गया, सब एंगल सेम घूमेगा। प्योर रोटेशनल मोशन में हर पॉइंट की एंगुलर स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है। और रोलिंग मोशन क्या होता है? कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, बॉडी में ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहे होंगे। जैसे बेटा ये प्योर ट्रांसलेशन है, प्योर ट्रांसलेशन इसीलिए क्योंकि मैं सब की वेलोसिटी क्या बोल रहा हूं? सेम बोल रहा हूं, v1 v2 v3 सब सेम। और ये रोटेशनल मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन क्यों? क्योंकि ये जितना एंगल घूमा है उतना ही एंगल ये घूमा, उतना ही एंगल ये घूमा है, सबकी एंगुलर स्पीड सेम है, लेकिन सबकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अलग अलग। ठीक है? ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेशनल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, नीट के किसी भी साल का पेपर उठा लो, मैंने जितने फॉर्मूले बताए हैं उससे 2-3 सवाल हमेशा आता है। मतलब तुम अभी बोल रहे थे रोटेशनल मोशन के कितने सवाल आ सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं, पहले भी पढ़ा हुआ रिवीजन की तरह ही लो, लेकिन क्या बोर्ड पे मैंने जितने फॉर्मूले लिखे हैं उससे हर साल के पेपर में 3 सवाल आपको मिलेंगे। चलो उसको रिवीजन करके देखते हैं, पक्का 110% आपको यहां से सवाल मिलेगा। देखिए वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आप जानते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, और इसका एरिया वेलोसिटी होता है। इसका स्लोप वेलोसिटी होता है, इसका एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। लो भैया ये नाली कंसेप्ट हर जगह रहता है, SLO PE स्लोप और ये एरिया। क्या यहाँ पे जो मैंने एरो बनाया है ये आपके दिमाग में छप चुका है? हाँ। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp/dt दैट इज इक्वल टू mv। मोमेंटम क्या होता है? p इज इक्वल टू mv वेक्टर होता है। वर्क होता है F.s, कांस्टेंट फोर्स हो तो F.s, और वेरिएबल फोर्स हो तो F.ds। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, और ये p² बाई
2m। पावर होता है बेटा, पावर एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जो फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। एफ डॉट वी इज पावर, एफ डॉट वी इज पावर। एफ डॉट वी को वर्क भी कह सकते हैं, टोटल वर्क बाई टाइम भी पावर होता है। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को आप लिख सकते हो m इंटू डेल्टा वी या एफ डॉट डी टी। चेंज इन मोमेंटम एफ डॉट डी टी तो होता है, चेंज इन मोमेंटम एफ डॉट डी टी तो होता है। तो क्या ये वाली बातें तुमको पूरी समझ आती है? पूरी बात समझ में आती है? डिस्प्लेसमेंट होता है एस, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वी, एस रिलेशन होता है डीवी बाई डी टी, फोर्स होता है डीपी बाई डी टी, मोमेंटम होता है एम भी, वर्क डन होता है एफ डॉट एस, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाई 2m, पावर होता है एफ डॉट बी, इंपल्स होता है ये। सारी चीजें आपको समझ में आता है? ये सारे टर्म किसके लिए थे? लीनियर मोशन के लिए। ये सारे टर्म किसके लिए थे? लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, ये सारे टर्म किसके लिए थे? लीनियर मोशन के लिए। अब रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए ये सारे टर्म कैसे होते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी। यहां भी तुम स्लोप और एरिया का कंसेप्ट सीख सकते हो। यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। इसका एरिया क्या होता है? अल्फा टी ग्राफ का एरिया होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और इसका एरिया क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ कि ना? हाँ सर। एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क, टॉर्क बराबर, अभी आपने पढ़ा आर क्रॉस एफ, बिल्कुल सही पढ़ा है। आर क्रॉस एफ टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स से, लेकिन क्या जिस तरीके से एफ बराबर एम ए होता है, क्या टॉर्क बराबर हम आई अल्फा लिख सकते हैं? हाँ भाई, एफ बराबर एम ए। लीनियर फोर्स बराबर लीनियर मास इंटू एक्सीलरेशन, एंगुलर फोर्स बराबर एंगुलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा। हर साल नीट में ऐसा सवाल आता है। और जैसे आप जानते हो कि फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एकदम क्रोनोलॉजी सेट है। जैसे आप लीनियर मोमेंटम लिखते हो P बराबर एम भी, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, फिर आई उसका एंगुलर स्पीड, और आई सॉरी ओमेगा एंगुलर स्पीड, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा वर्क, अब यहां पे तुमको मान ले कि एक टॉर्क दे दिया और टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये वर्क आएगा रोटेशनल मोशन का। यस, वेरी सिंपल। एफ डॉट एस वर्क होता है और यहां पे वर्क होता है टॉर्क डॉट थीटा। भाई एकदम क्रोनोलॉजी से समझो, सेम पैटर्न सब कुछ। यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ते थे, यहां पे हाफ रोटेशनल मास इनटू रोटेशनल स्पीड का होल स्क्वायर, ये होगा एल स्क्वायर बाई 2i, जैसे वहां पे होता था। चल यहां पे काइनेटिक एनर्जी को हम ये लिखते थे हाफ एम बी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाई 2m। देखे यहां पे क्रोनोलॉजी समझ। वहां पे पावर तुमको क्या बताया था? फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। यहां पे पावर क्या होता है? टॉर्क डॉट ओमेगा। इंपल्स होता है डेल्टा एल, आई डेल्टा ओमेगा टॉर्क डॉट ई थीटा। सवाल आते हैं इससे। जैसे तुमसे बोलेगा बताओ टॉर्क दे दिया और एंगुलर स्पीड दे दिया, बोला पावर निकालो, तो टॉर्क और ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, पावर होता है। चल हम तो एफ डॉट एस एफ डॉट वी पढ़े थे। एफ डॉट वी और टॉर्क ओमेगा में क्या फर्क है? ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन का। क्लियर? ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन मोशन के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए सब लगता है, ये सब पे पीएचडी मैंने आपको कराया हुआ है। देखो रेस्ट टू रेस्ट की जर्नी वाला केस, एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन केस में एसएनएफ, ये वाला थर्ड इक्वेशन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहीं ठीक कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एफ एक्सटर्नल, ये सेम यहां पर। अच्छा सेम नहीं है तो तू लिख, अरे ये रहा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये देखो ये सेम चीज, एकदम सेम पिंच। चीटी काट ले एक दूसरे को चीटी काट ले। जब भी सेम पिंच होता है एक दूसरे को चीटी काट लेते हैं। काट ले चल 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 चीटी काट ले चल। अब ये सवाल करके दिखा सर, आप क्रैश कोर्स शुरू करो प्लीज। चीटी काट ले प्लीज। चलो ये सवाल कर, चल ये सवाल कर, करके देख, मजा आ जाएगा तुम्हें।
करके देखे एक बार। बैगन लेके आना जब मिलने आना, तो बिना बैगन के मत आना। कल आना मिलने तो बैगन लेके आना, सॉरी कल कह रहा हूँ, कोई भी मिलने आएगा बिना बैगन के नहीं आएगा भाई साहब, एंट्री नहीं दूंगा मैं। नो एंट्री विदाउट बैगन। राजस्थान मेरी तरफ चल के आएगा ना, मैं राजस्थान थोड़ी ना जाऊंगा। कोई भी ऑब्जर्वर कहीं नहीं जाता है और मैं ऑब्जर्वर हूँ। मंसूर आओ, मंसूर कहाँ है? ऑप्शन क्या करा, ले ऑप्शन देख ले। द ग्रिंडर स्टोन ऑफ द फ्लोर मिल रोटेटिंग एट अ 600 रेडियन पर सेकंड, यूनिट से समझ सकता है कि ओमेगा है। For the power is 1.2 kilowatt. Power is 1.2 kilowatt. The effective torque on stone in Newton meter is. तो टॉर्क डॉट ओमेगा पावर होता है, तो टॉर्क बराबर होगा पावर बाई ओमेगा। पावर हो गया 1.2 इंटू 10 टू दावर 3 बटा 600। डबल जीरो से 10 का पावर 3 कटा होगा 10 आएगा, और 1.2 इंटू 10 मतलब 12 आंसर आ जाएगा। 12 है ही नहीं। कैसे? 600 रेडियन न्यूटन मीटर किलोवाट, सही तो किया है। 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3। ये 12 होना चाहिए ना। अच्छा नीचे 6 नहीं है क्या? अभी 6 को खा जाओगे क्या? ओ रुक रुक, 6 को खा जाओगे क्या? तो 12/6 2 आएगा, दूसरा आंसर है। अरे हो जाता है कभी कभी, बौरा जाता है मास्टर। 76% लोगों ने सही किया। ओ भाई साहब, कैलकुलेशन ओपी, गोली मार दूंगा जो ऐसी गलती करेगा। चलिए सवाल देख। अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर, मान लो एक चक्का है और चक्के की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट दी, हमें नहीं पता, वो इतना लिख दिया है 2 kg मीटर स्क्वायर। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 60 आरपीएम, मतलब ये है फिर तुम्हारा व्हील, ऐसा व्हील है और ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 2 kg मीटर स्क्वायर। वर्टिकल रोटेट अबाउट द रेट ऑफ 60 आरपीएम, तो ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ आपका, वो भी आरपीएम में फ्रीक्वेंसी दिया, रिवॉल्यूशन 60 आरपीएम पर मिनट ये है। तो पर मिनट को सेकेंड में बदलोगे तो 60/60 आरपीएस हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी 1 आरपीएस। अरे भाई 1 मिनट में 60 बार घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में एक ही बार घुमा होगा। टॉर्क विच कैन स्टॉप रोटेशन इन 1 मिनट, तो टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में इसका फ्रीक्वेंसी तुम्हें 0 कर देना है। तो हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। टॉर्क बराबर आई की वैल्यू तुम्हें दिया 2 और अल्फा होता है फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा बाई टोटल टाइम टेकन। अब 2 फाइनल ओमेगा तो 0 है, देख इनिशियल ओमेगा तुम्हारा हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दे तो इनिशियल ओमेगा हो जाएगा तेरा 2 पाई एफ बाई टाइम। तो ये हो गया 2 दूनी माइनस 2 दूनी 4 पाई, एफ की वैल्यू 1, टाइम को 60 रखेगा तो आ जाएगा 4 पाई बाई 60। 4 से 60 को काटेगा 15, पाई बटा 15 आंसर आ रहा है। तो पाई बटा 15 ये देख तेरा आंसर है, सेकेंड आंसर है। भाई साहब एकदम छोटे छोटे सवाल आते हैं, तुम कहते हो रोटेशन मुश्किल है, टॉर्क बराबर आई अल्फा, एफ बराबर ए में वैसे टॉर्क बराबर आई अल्फा, एफ बराबर ए में वैसे टॉर्क बराबर आई अल्फा, एकदम रगड़ दिया। कितने लोगों ने रगड़ दिया बताओ? सॉल्व किया सर ओल्ड फैशन, कितने लोगों ने रगड़ दिया बताओ? कितने लोगों ने रगड़ दिया सवाल को बताइए? क्या रगड़ दोगे ऐसे सवालों को?
रगड़ दो सवाल को एकदम। देखो, व्हेन कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी देन बॉडी, कांस्टेंट टॉर्क जैसे कांस्टेंट फोर्स होता है वैसे कांस्टेंट टॉर्क, मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद सेम वेलोसिटी ना, एक्वायर लीनियर एक्सीलरेशन नहीं, टॉर्क तो एंगुलर एक्सीलरेशन देगा, एक्वायर एंगुलर एक्सीलरेशन हाँ, रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे हो तो अल्फा 0 होगा, और अल्फा 0 होगा तो टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क बराबर तो आई अल्फा आएगा, अगर टॉर्क है तो अल्फा होगा, तो ये भी गलत है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा थर्ड। रगड़ दिए। डी, रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अबे टॉर्क लग रहा है, एंगुलर वेलोसिटी होगा कि एंगुलर एक्सीलरेशन होगा? रगड़ा गए तुम। जितने लोगों ने चौथा जवाब दिया है या डी जवाब दिया है, कान पकड़ के 5 बार ऊपर नीचे करेंगे, 5 बार कान पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे। अब देखिए बेटा, ये आईपीएमटी 2011 का सवाल है, ये आईपीएमटी 2011 का सवाल है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 2t² माइनस 6t²। ठीक है, देन टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0 एट, टॉर्क तभी 0 होगा जब अल्फा 0 होगा। देखो टॉर्क बराबर होता है आई, तो टॉर्क तभी 0 होगा जब तुम्हारा अल्फा 0 होगा। वेरी सिंपल सी बात है, कितना आसान है ये सब सवाल। अब ये देखो बेटा, एआईपीएमटी 2014 का सवाल है, कहने के लिए नीट का सवाल है, देखना कितनी आसानी से सॉल्व होगा। तू एक बार कर पर सवाल, अगर तूने रगड़ नहीं दिया तो मेरा नाम बदल देना, पर रगड़ दोगे तुम बेटा, मुझे भरोसा है तुम पे। करो, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 केजी, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड है तो भर दो, भर दो, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 केजी एंड रेडियस 0.5 मीटर, इसकी जो रेडियस है वो 0.5 मीटर है और मास जो है वो 50 केजी है। फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, मासलेस स्ट्रिंग इज राउंड ऑन द सिलेंडर विथ वन एंड, ऐसे स्ट्रिंग लपेट दिया और ऐसे खींच रहा है, टेंशन होगा इसमें टी। फ्रीली टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सीलरेशन 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अब देख बेटा, रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर है, ये एक्सीलरेशन नहीं है, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा 2 पाई इंटू 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रेडियन नहीं है ना इसमें, अल्फा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका ध्यान रखना बस, ठीक है। अब टॉक बराबर है अल्फा, करो, मैं यहां पे 60 सेकंड का तुम्हें पोल देता हूं, करो। करो, come on, come on, come on, you can do it man, you can do it। चलिए, बताइए। तो देखो, टेंशन पूछा है, तो देख भाई ये टेंशन है और इस एक्सिस को आउट घूम रहा है, तो ये आर हो गया, तो टेंशन इंटू आर तुम्हारा टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो टी इंटू आर बराबर जो आई होगा सॉलिड सिलेंडर का, इस एक्सिस के आउट घूम रहा है, तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, आर से आर स्क्वायर कटेगा तो आर बचेगा, तो टी बराबर आ गया एम आर अल्फा बाई 2, एम की वैल्यू बोल 50, 0.5 मतलब हाफ तुम्हारा रेडियस है और ये 2 पहले से है, और अल्फा की वैल्यू तेरी आई है 2 पाई इंटू 2 मतलब 4 पाई, 4 पाई, तो 4 से 4 कट गया, 50 पाई, 50 इंटू पाई, तो 50 इंटू 3.14 मतलब 157 न्यूटन के आसपास, 157, तो 157 न्यूटन, डी इज योर करेक्ट आंसर।
कितने लोगों ने रगड़ दिया इसको बताओ। और भाई ऐसे सवाल आते हैं, टॉक बराबर अल्फा, टॉक बराबर यार, टॉक बराबर अल्फा। सिर्फ 50% लोग इस सवाल को रगड़ पाए, बाकी पता नहीं क्या कर रहे थे। ये कहां से लाए हो भाई? सॉलिड सिलेंडर है कि नहीं है? तो सॉलिड सिलेंडर तो डिस्क जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना। बताओ, रगड़ के चटनी बना दिया गया। बताओ, नीट 2017 का सवाल है, चटनी। A rope wound around a hollow cylinder of mass 3 kg, radius 40 cm. What is the angular acceleration cylinder when rope is pulled with a force? देखो फोर्स दे दिया, तो भाई फोर्स इंटू आर्क, उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये अल्फा पूछा है, मतलब ये तो और आसान सवाल है, ये तो और आसान सवाल है। नेक्स्ट देखो, सेम सवाल नीट 2016 का, ठीक है ना, सेम सवाल है नीट 2016 का, नीट 2007 का, ये सवाल, ये नीट 14 का सवाल है, ये 14 का सवाल है। क्या? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड इन यूनिफॉर्म डिस्क, ये डिस्क है भाई साहब, ये डिस्क है, और इस पे एफ फोर्स आगे लगा है और एफ फोर्स पीछे लगा है। तो बताओ इसका टॉर्क जो होगा एफ आर, और इसका भी टॉर्क होगा एफ आर, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। तो 2 एफ आर बराबर आई अल्फा। तो 2 एफ आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या डिस्क है, 2 इक्वल अपोजिट डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, अबे सेंटर के अबाउट घूमेगा ना, ऐसे ऐसे। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, आर से आर स्क्वायर कटेगा, आर आएगा, 2 ऊपर चला गया तो 4f, 2 ऊपर चला गया 4f बाई एम आर, अल्फा इज इक्वल टू 4f बाई एम आर, 4f बाई एम आर, 4f बाई एम आर। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, यस, थर्ड इज करेक्ट आंसर। डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ नहीं आया आपको इसको, ये डिस्क है और इधर फोर्स लगाया और इधर फोर्स लगाया, तो घूमेगा किस पॉइंट के अबाउट? ए भाई साहब इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ये ऐसे डिस्क घूमेगा। सी कौन है? अच्छा सी तो सही है, मुझे लग रहा सी गलत वाला बता रहा, गोली मार देता अगर सी बोलता तो तुम्हें। ठीक है, अब ये दोनों सवाल सेम पैटर्न पे, ये आप कर लेंगे, ये तो रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए ठीक है, तो ये सेम सवाल मैं दिखाता हूं ना, नीट 19 का सवाल दिखाता हूं, अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो नीट 19 का सवाल देख, नीट 19 का सवाल देख, और मजा आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना, ठीक है ना। देख इधर, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। और सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, सॉलिड सिलेंडर की बात हो गई, डिस्क होता है 2 kg, रेडियस 4 सेंटीमीटर, रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट 3 rpm, 3 रिवोल्यूशन पर मिनट, टॉर्क एक्वायर्ड टू स्टॉप इट आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन इज, 2 पाई रिवोल्यूशन के बाद रोकना है। मतलब हमें एंगल दे दिया, टाइम नहीं दिया, हमें एंगल दे दिया कि इतने एंगल के बाद रोकना है। 2 पाई इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो कितना एंगल चलेगा, तो 2 पाई इंटू एक रोटेशन में 2 पाई एंगल चलता है, तो 4 पाई स्क्वायर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे 99% बच्चे इस सवाल को गलत करके आए थे, सिर्फ ये नहीं समझ पाए कि 2 पाई रिवोल्यूशन है, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा एक रिवोल्यूशन में होता है 2 पाई, तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 2 पाई में क्या होगा। ये सवाल मैंने आपको सर्कुलर मोशन जब कराया था तब भी कराया था, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन जब कराया था तब भी कराया था।